बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ENA। मैं हूं शिराज राय और आज आपके लिए हमने कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो चलें स्टार्ट करते हैं, कॉपी वगैरह निकालते हैं। तो लेक्चर का नाम है हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी ज़ाहिर सी बात है, जब कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगाएंगे तो वो चार्ज और डिस्चार्ज के रूल पर काम करता है। सो कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, इसको चेक करेंगे और कैपेसिटर की चार्जिंग ग्रोथ हम इसमें स्टडी करेंगे। सो कीप इन माइंड, कैपेसिटर को जब सर्किट में लगाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। सर्किट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक आपके पास कहलाता है ओपन सर्किट, एक आपके पास कहलाता है क्लोज सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट किसको कहते हैं और क्लोज सर्किट किसको कहते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझें। ओपन सर्किट वो होता है, ये आपको चीज़ पता है कि एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। अब जब ओपन सर्किट की बात करते हैं तो लेट आपके पास ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने इनके साथ 2 वायर्स लगाई हुई हैं और यहाँ पर इन 2 वायर्स के एंड हैं, एक एंड है A है और एक एंड B है। आप A और B को टच नहीं कर रहे, तो इसके इन बिटवीन तो इंसुलेटर है, मींस इंसुलेटर इज ए बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो इस केस में ये एज ए ओपन सर्किट के तौर पे ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी देन करंट इज इक्वल टू 0। उस दौरान करंट सर्किट में 0 हो जाता है। सो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। क्या सर्किट होता है ओपन सर्किट? जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट की इनफाइनाइट हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है तो V डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट करंट विल बी 0। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के बारे में एक और भी ये कह सकते हैं, यानी जिसमें करंट फ्लो ना हो सके। तो करंट दूसरी एक और कंडीशन भी हो सकती है जिसमें फ्लो नहीं कर सकता करंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी भी 2 प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, यानी 2 वायर्स पे सेम पोटेंशियल होगा, तो उस जगह पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जिस तरह आप फ्लो की कंडीशन ध्यान में रखें, जिस तरह फ्लूइड की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं एक हाई लेवल हो एक लो लेवल हो, तो जब लेवल डिफरेंस आता है तो देन फ्लूइड फ्लो करता है। सिमिलरली कंडक्टर के अक्रॉस पे जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी एक हाई पोटेंशियल होगा दूसरा लो पोटेंशियल वैल्यूज होंगी, तो तब करंट फ्लो करेगा। सो अगर यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 0 आ रहा है, यानी पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल एट V इज इक्वल टू सेम, अगर हमारे पास 2 वायर्स पर या 2 एंड्स पर पोटेंशियल सेम आएगा तो उस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, अगेन करंट आपके पास 0 हो जाएगा। सो ओपन सर्किट की 2 कंडीशन ध्यान में रखिएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसका 0 आए या पोटेंशियल उनका सेम हो 2 भी एंड्स पर या 2 वायर्स पर, तो उन 2 वायर्स में करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखते हैं तो फिर भी आपके पास सर्किट ओपन सर्किट कहलाएगा। अब बात करते हैं क्लोज सर्किट की। क्लोज सर्किट वही होता है कि जिसमें आप जिसमें पैसेज ऑफ करंट आप चेक कर सकें, यानी इजीली करंट फ्लो कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस हो, खास उसकी रेजिस्टेंस हो। इस क्लोज सर्किट में 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि व्हेन रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस दौरान तो I इज इक्वल टू V बाय R। I इज इक्वल टू V बाय R, यानी रेजिस्टेंस उसकी 0 के बराबर नहीं है, रेजिस्टेंस भी 0 नहीं है और वोल्टेज भी कुछ ना कुछ उसके अक्रॉस पे दिया हुआ है, तो करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह के सर्किट को तो क्लोज सर्किट कह देंगे। लेट मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दूं कि ये आपके पास बैटरी है, ये इसको आप कनेक्ट कर लेते हैं किसके साथ, किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R है तो करंट I है, तो V बाय R जो है वो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो ये क्लोज सर्किट है। या रेजिस्टर की जगह आप कोई बल्ब लगा लें। सिमिलरली क्लोज सर्किट की एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, जिसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी हमेशा ध्यान में रखें। ये असल में जब कभी भी किसी भी 2 पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस 0 हो जाए, यानी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो वो वहां पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब भी रेजिस्टेंस 0 होती है, कीप इन माइंड रेजिस्टेंस जब 0 हो जाए, सो रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, यानी आप इस रेजिस्टेंस को हटा दें,
तो ये दो वायर हैं डायरेक्ट, दो वायर्स को डायरेक्ट आप टच करेंगे तो एकदम से स्पार्क जनरेट होगा एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। सो शॉर्ट सर्किट भी क्लोज सर्किट में एक ऐसी टाइप होती है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो रेजिस्टेंस जीरो होगी तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दैट करंट विल बी इनफाइनाइट। So keep in mind in short circuit current will be infinite while in open circuit current will be zero. So ये short circuit, open circuit और closed circuit का कॉन्सेप्ट था। तो हमने अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को सर्किट में लगाना है। तो सबसे पहला मेथड ये है चार्जिंग का, कैपेसिटर की चार्जिंग डायरेक्ट मेथड से, यानी चार्जिंग डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। सिंपल वे ये है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली इस पे कोई चार्ज भी नहीं है यानी Q जीरो है। जब आप इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, किसी भी क्लोज सर्किट में इसको लगाएंगे, ये बैटरी है प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल V है। जो पोटेंशियल इसका है तो ये जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने जाएगा, यहाँ पर क्या डेवलप होते जाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है इनिशियली इसका चार्ज जीरो था तो इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या था, जीरो था। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है यानी एकदम से कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। लेट दिस पोटेंशियल इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी एंड दिस पोटेंशियल इज पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सो एक टाइम ऐसा आता है यानी इंस्टेंटली एकदम से बैटरी का जो पोटेंशियल होता है इट विल बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। तो ये बराबर आ जाते हैं। जब मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी हमारे पास पोटेंशियल सेम हो जाता है उस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है और उस दौरान करंट फ्लो नहीं करता, करंट जीरो हो जाता है। तो जिस टाइम पोटेंशियल इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सेम होगा मीन्स उस दौरान करंट इसमें से फ्लो करना रुक जाएगा, यानी उस दौरान आप बोलोगे दिस कंडीशन इज नोन एज फुली चार्ज कैपेसिटर, यानी दिस कंडीशन फॉर फुली चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा इस कंडीशन पर। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये तो चार्जिंग की आपने देख ली, अब बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग की, यानी डिस्चार्जिंग को साथ में देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग सो डिस्चार्जिंग में क्या करना है आपने बैटरी को रिमूव कर लेना है। जब बैटरी को रिमूव करेंगे तो इनिशियली आप देखेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, VC, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब आपने क्या किया, आपने इसको डायरेक्ट दो वायर्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर लें। जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे ही करंट इनफाइनाइट होता है यानी तो उस दौरान आपके पास रेजिस्टेंस क्योंकि जीरो हो जाती है तो इससे सारे का सारा चार्ज निकल जाता है। तो करंट जो है फाइनल करंट जो आप बात करते हैं तो फाइनल करंट इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, यानी ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि चार्ज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल भी इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्योंकि शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसमें से चार्जेस, चूंकि ये हाई पोटेंशियल प्लेट है, ये लो पोटेंशियल प्लेट है, तो ये हाई से करंट लो की तरफ यूं ट्रैवल करेगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे तो प्लेट डिस्चार्ज होगी। ये कैपेसिटर का डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप इजीली डायरेक्ट देख सकते हैं कि कैपेसिटर को डायरेक्टली चार्ज और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। सो हमारा कंसर्न इस टॉपिक में कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्रोथ चेक करना है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होता है और कितने टाइम में डिस्चार्ज होता है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो हमारा कंसर्न किसके साथ है, ग्रोथ के साथ। सो चलें स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सो चलें टॉपिक हमारे पास क्या है, असल में ग्रोथ चेक करनी है, ग्रोथ ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला हम देखेंगे चार्जिंग की ग्रोथ कैसे निकालेंगे। अब चार्जिंग ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है अब तो डायरेक्ट लगाएंगे तो वो तो एकदम से चार्ज हो जाएगा और डायरेक्ट आप किसी सर्किट में लगाएंगे एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा लेंगे। जब रेजिस्टर लगाएंगे तो अब ये कुछ टाइम चार्जिंग में लेगा और कुछ टाइम फिर डिस्चार्जिंग में लेगा। तो हम इजीली टाइम से पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में ये कितने परसेंट चार्ज और कितने परसेंट डिस्चार्ज हुआ है। इसकी आसान मिसाल ये है कि जब भी आप कैमरे के फ्लैश वगैरह ऑन करते हैं तो किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर भी होते हैं, इंडक्टर भी होते हैं, कैपेसिटर भी होते हैं। सो जब भी रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से आप देखेंगे कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग में कुछ टाइम लेता है, डिले होता है, और फिर सिमिलरली डिस्चार्जिंग में भी कुछ टाइम लेता है। अक्सर आप फ्लैश ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड्स जो है, माइक्रो सेकंड्स जो होते हैं वो चार्जिंग में लेता है और फिर सिमिलरली डिस्चार्ज हो जाता है। सो वो चीज़ चेक करेंगे हम यहाँ पर कि ग्रोथ ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें चार्जिंग में ग्रोथ ऑफ चार्जिंग चेक करना। सो चलें स्टार्ट करते हैं कि कंसिडर करते हैं, लेट वी कंसिडर वी हैव ए
parallel plate capacitor and a resistor of resistance R that are connected in series with external potential। तो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये R रेजिस्टेंस रखते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसके क्रॉस ये तो रेजिस्टर है, ये करंट ड्रॉप करता है, कीप इन माइंड। अब यहां पर आपने बैटरी का जो एक्सटर्नल पूरे सर्किट का यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है दैट इज V, जो कि बैटरी का है। अब चूंकि सीरीज में आपको पता है सीरीज में हमेशा पोटेंशियल डिवाइड होता है, यानी पोटेंशियल नेट पोटेंशियल जो होता है लेट इसके अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर ले लेते हैं। सो जब भी हम बात करेंगे इसकी तो इट मीन्स दैट पोटेंशियल नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। तो हम इसकी बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल आपके पास सम होगा। अब यूं भी देख सकते हैं आप कि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू VC किसके बराबर है, कैपेसिटर का पोटेंशियल आपको पता है Q डिवाइडेड बाई C होता है, इट विल बी Q डिवाइडेड बाई C प्लस VR क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ VR आपके पास ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, इट विल बी I टाइम्स R। ये सिचुएशन आपके पास हो जाएगी। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहां से जरा देखें, दिस V इज एक्चुअली नेट पोटेंशियल जो बैटरी पूरे सर्किट का है। तो नेट पोटेंशियल का मतलब है, इसको आप यूं लिख सकते हैं, दिस V इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाई C, लेकिन यहां पर मैं Q नॉट बाई C करूंगा। अब Q नॉट बाई C का मतलब ये है कि ये नेट पोटेंशियल की बात हो रही है, टोटल चार्ज की बात हो रही है। तो टोटल चार्ज इस पर जो डिपॉजिट हो वो लेट में कह देता हूँ Q नॉट है, Q नॉट बाई C ये टोटल पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है, इज इक्वल टू Q बाई C प्लस IR। यहां तक बात समझ आ गई आपको। यहां से आपने करंट निकालना है, करंट कितना आपने सर्किट में प्रोवाइड किया है। सो करंट IR इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू ये टर्म उधर चली जाएगी, ये हो जाएगी Q नॉट बाई C माइनस Q डिवाइडेड बाई C, ये सिचुएशन हो जाएगी। ये इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इस R को इधर डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू Q नॉट बाई RC, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, माइनस Q बाई RC इसके नीचे भी डिवाइड होगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 बाई RC इंटू, यानी दोनों में RC कॉमन है, 1 बाई RC इंटू Q नॉट माइनस Q, ये सिचुएशन हो जाएगी। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को जरा समझिएगा। शुरू में इनिशियली जब t टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो इसके अक्रॉस कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं था। जब इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं स्टोर था, यानी हम बात करते हैं t0 पर, तो t0 पर इसके अक्रॉस जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 0। जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो सारा पोटेंशियल आपके पास किसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा। सो मीन्स टू के टोटल पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, VC प्लस VR। इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो मीन्स टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू अक्रॉस रेजिस्टर, ये हो जाएगा। फिर जिस टाइम ये चार्ज स्टोर करने लग जाएगा एट टाइम t, यानी मैं जब टाइम t की बात करता हूं एट टाइम t, देन ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा Q। तो जब Q चार्ज स्टोर करेगा तो उस दौरान मैं बोलूंगा अब ये IR जो है ये कम होने लग जाएगा और ये चीज इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि सम आपके पास क्या है, सम इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल। ये चीज अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो इट मीन्स दैट ये डिक्रीज होगा उस दौरान। सो कीप इन माइंड, यहां पर आपके पास Q चार्ज आ गया t टाइम पर, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई C प्लस IR, यानी शुरू में ये 0 था, अब ये Q बाई C आ गया, तो नेट पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन। ये आपको पता है दिस इज टोटल चार्ज Q नॉट मैक्सिमम चार्ज एंड Q नॉट बाई C इज मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपने सर्किट में दिया हुआ है। तो इसको रीअरेंज करें तो आपने I निकालना है, तो I आपके पास हो जाएगा 1 बाई RC इंटू Q नॉट माइनस T, Q नॉट माइनस Q। अब ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, यहां पर ये सिचुएशन आपके पास, इसको कॉल दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, पास ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉल दें इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आ गया करंट। अब करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं दैट इज dQ बाई dt, d का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख सकते हैं, dQ बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई RC टाइम्स Q नॉट माइनस Q। दिस इज अनदर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि dQ, आपने चूंकि चार्ज निकाला है तो dQ वाली टर्म इधर छोड़ दें, ये Q माइनस Q वाली टर्म इधर ले जाएं, dt को इधर ले जाएं। सो ये आपके पास हो जाएगा dQ डिवाइडेड बाई Q नॉट माइनस Q इज इक्वल टू, यहां से dt इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई RC।
सो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, हम चूंकि हमने चार्ज निकालना है, तो जब चार्ज की बात करेंगे तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन लें इस तरफ भी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लें डी टी डिवाइडेड बाई आर सी, ये इंटीग्रेशन ले ली। अब यहाँ पर आपने चूंकि लिमिट भी पुट करनी है, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे जरा इस चीज़ को देखें। जब टाइम 0 था, इनिशियल की बात कर रही हूँ, जब टाइम 0 था तो उस दौरान आपने देखा इसके अक्रॉस चार्ज भी 0 है, यानी t0 पर q जो है वो क्या है, 0 है। सिमिलरली जब टाइम t गुजरा, यानी कुछ टाइम व्हेन t इज इक्वल टू t देन q इज इक्वल टू q, यानी उस दौरान कुछ टाइम जब गुजरा तो कुछ टाइम बाद इस पे चार्ज स्टोर हो गया, तो t इंस्टेंट पर चार्ज कैपेसिटर पर q स्टोर हुआ। तो हम लिमिट ले लेते हैं यहाँ से, शुरू में 0 था, फिर कुछ टाइम बाद q हो गया चार्ज, शुरू में टाइम 0 था, उस कुछ टाइम बाद टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये लिमिट आपने पुट कर ली। अब इस तरफ इंटीग्रेशन जरा लेते हैं, तो ये आपके पास q नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू, ये तो कांस्टेंट होती है, तो ये साथ में आगे माइनस q है, तो ये नीचे एक टर्म है, इस टर्म का ऊपर डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो इसके लिए इंटीग्रेशन का रूल है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। यानी मैं यहाँ पर एक रूल लिखता हूँ, सिंस मैथमेटिक्स का रूल है, इंटीग्रेशन अगर हो, जिस तरह ऊपर 1 है नीचे x है और इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये x का डेरिवेटिव यानी dx बाई dx अगर लेते हैं दैट इज 1, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नीचे एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव q नॉट का 0 हो जाएगा, माइनस q का डेरिवेटिव होता है -1, ऊपर आपके पास माइनस नहीं है, तो लिहाजा इसको लिख सकते हैं आप दैट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट माइनस q। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपके पास ऊपर इसका डेरिवेटिव -1 dq होना चाहिए था, लेकिन -1 चूंकि नहीं है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस बाहर भी ले लें माइनस अंदर भी ले लें। सो ये माइनस ऊपर डेरिवेटिव इसका मौजूद है, इसके लिए रूल ये लग जाएगा, ये बाहर वाला माइनस ये आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। और लिमिट साथ में किधर से किधर तक है, 0 से लेकर q तक ये लिमिट्स आ जाएंगी, इज इक्वल टू, इधर आपके पास RC1 बाई RC कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू ये डी डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा आपके पास t, तो लिमिट्स इसकी हैं 0 से लेकर t तक। तो ये आपके पास अब अपने अगला मरहला ये है कि आपने लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करें तो माइनस, ये माइनस है, माइनस को उसके साथ ले लें, सो इस माइनस को इधर से मैं हटा देता हूँ, इसके साथ दे देता हूँ, माइनस इसके साथ। लिमिट पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपके पास q है, तो q नॉट माइनस q की जगह q ही होगा, माइनस, चूंकि फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है तो इस q नॉट की तो ये तो फिक्स वैल्यू है, आप q को रिप्लेस करें तो q को q के साथ रिप्लेस कर दिया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट क्या होती है आपके पास, q की जगह 0 पुट कर लेंगे तो ln ऑफ q नॉट हो जाएगा, चूंकि आगे -0 हो जाएगी ये टर्म, इज इक्वल टू -1 बाई RC इनटू अपर लिमिट आ जाएगी t और लोअर लिमिट आपके पास आ जाएगी -0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो जाएगी आपके पास 1 इंटू टी दैट इज -t बाई RC, इसको यूँ लिख सकते हैं -t डिवाइडेड बाई RC। अब देखें दो लॉग हैं आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ln ऑफ q नॉट, इसको यूँ लिख सकता हूँ ln ऑफ q नॉट माइनस q डिवाइडेड बाय q नॉट, यूँ लिख सकता हूँ चूंकि ये दो लॉग हैं आपस में और माइनस हो रहे हैं तो डिवीजन डिवाइड में आ जाएंगे, इज इक्वल टू -t बाई RC, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब ये q नॉट है आपके पास, q नॉट इसके नीचे भी आएगा, q नॉट इसके नीचे भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ln ऑफ 1, इसके नीचे आ जाएगा कैंसिल होकर 1, माइनस इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई q नॉट इज इक्वल टू -t बाई RC, ये सिचुएशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमने चूंकि q निकालना है तो q के लिए नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, यानी इस तरफ भी एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, इस तरफ भी एक्सपोनेंशियल ले लें, तो एक्सपोनेंशियल के साथ नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा। तो अगर वो चीज़ समझ नहीं आती तो उसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। सो लेट, इसके लिए हम एक और काम करते हैं, नेचुरल लॉग वाली अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं है तो हम इसके लिए एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि नेचुरल लॉग सिंपल लॉग की एक बेस ई होती है, यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं सिंपल लॉग
और बेस नीचे ई लिखें तो सिंपल लॉग बेस टू द बेस ई का मतलब है नेचुरल लॉग। सो नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है, ई मीन एसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू होती है 2.7। सो दिस इज एक्चुअली एसेंट्रिसिटी, मैथ्स में ये अपने जहन में रखनी है। सो नेचुरल लॉग को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई, और ऊपर इसका क्या है 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये सिचुएशन हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। ये आपने 9th में पढ़ा था, ये लॉग फॉर्म है। तो इसको जब भी आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये टर्म इसके ऊपर आ जाएगी और ये टर्म इधर चली जाएगी, यानी ये चीज़ रिप्लेस हो जाएंगे। सो ये टर्म इस तरफ चली जाएगी, यानी रह जाएगी 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, ये इस तरफ चली जाएगी, और ये इस एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, ये सिचुएशन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने चूंकि क्यू निकालना है तो इस टर्म को इधर ले जाएं और इस टर्म को इसमें से 1 में से माइनस कर दें, तो ये हो जाएगी 1 माइनस ये टर्म इधर आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू ये टर्म इस तरफ चली जाएगी क्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, तो अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगी आपके पास क्यू इज इक्वल टू, ये क्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। सो दिस इज इक्वेशन ए, ये आपके पास इक्वेशन ए है। दिस इज इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी आप कैपेसिटर की ग्रोथ चेक करना चाहते हैं चार्जिंग की, तो उसमें आपके पास फाइनल इक्वेशन ये डिराइव होकर आती है। अब इसके डिफरेंट केसेस जरा स्टडी करते हैं। इनिशियल में हम ऐसा करते हैं, ये जो आपके पास आर सी है, वेयर आर सी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, इसको टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं, आर सी को हम टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब यहां पर कंसीडर करते हैं कि जब t 0 था, इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 की बात करते हैं तो t 0 आ जाएगा, तो एनी e पावर 0 आपके पास होता है 1, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट 0, क्यू हो जाएगा आपके पास 0। सो ये वेरीफाइड होगी। जब टाइम 0 था आपके पास, उस दौरान हमने देखा कि चार्ज भी 0 स्टोर्ड है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर्ड होगा, तो मैक्सिमम चार्ज तब स्टोर्ड होगा जब ये वैल्यू इनफाइनाइट हो, यानी हम जब बात करें इफ t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, सो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू क्यू नॉट, सो q बिकम्स इक्वल टू क्यू नॉट, यानी इनफाइनाइट टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर जो है वो 100% या मैक्सिमम चार्ज एक्वायर्ड कर लेगा। सो ये दो कंडीशन ज़हन में रखें इसकी, 0 चार्ज t 0 पर, इनफाइनाइट टाइम पे q की वैल्यू क्या हो जाती है q नॉट। सो ये दो चीज़ें ज़हन में आ गई। अब इसका चलें ग्राफ ड्रा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t बाई आर सी। दिस इज इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें आपने देखा जब q 0 था, सॉरी t 0 था, उस दौरान आपके पास कैपेसिटर पे चार्ज 0 था। जब t इनफाइनाइट होगा तो इट मीन्स दैट उस दौरान चार्ज मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर्ड कर लेगा। तो इसकी ज़रा हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इस तरफ मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम चार्ज इस पॉइंट पर, ये आपके पास हो जाएगी, ये मैक्सिमम चार्ज की लाइन है, मैक्सिमम चार्ज की, और इस एक्सिस में मैंने लिया है चार्ज q, जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरफ मैं ले लेता हूँ हमारे पास टाइम, यानी ये जो टाइम ले रहा है चार्जिंग में। तो इनिशियली ये है कि चार्जिंग इनिशियली आप देखें यूं जाएगी, ये यानी इस लाइन को टच नहीं करेगा। कि कब टच करेगा, यानी 100% ये क्यू नॉट टाइम उस टाइम आएगा कि जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, तब जाके ये इसको टच करेगा। सो मीन्स आपने इसका जो ग्राफ ड्रा करना है वो इस तरीके से कुछ ड्रा करना है आपने। फिर आपने ये देखना है कि व्हेन t इज इक्वल टू आर सी, यानी ये जो टाइम कांस्टेंट के बराबर अगर आपके पास आ जाए, ये जो t है टाइम टेकन टू चार्ज द कैपेसिटर, इट बिकम्स इक्वल टू आर सी। अगर इसके बराबर आ जाए, उस दौरान हम देखते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुई ये निकाल लेते हैं। ये दो अगर बराबर हुए तो ये हो जाएगा e पावर -1, तो ये हो जाएगा आपके पास q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -1। एक्सपोनेंशियल -1 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7। सो ये 2.7 होता है आपके पास q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई 2.7 होगा 0.37। तो ये 1 में से इसको माइनस करें तो q नॉट हो जाएगा 0.63, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं तो आपके पास हो जाएगा q इज इक्वल टू 63% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाएगा जब t इज इक्वल टू आर सी के बराबर होगा।
मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू हो तो लेट उसकी 63% यहाँ पर आ रही है। दिस इज 63% ऑफ क्यू नॉट, यानी Q की वैल्यू 63% ऑफ Q नॉट आ रही है, तो उस दौरान ये वाला जो टाइम होगा दिस टाइम इज इक्वल टू RC। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होगा जब टाइम कांस्टेंट के बराबर RC की वैल्यू T के बराबर आएगी, तो उस दौरान 63% ये चार्ज होगा। तो 63% चार्ज ग्राफ में आप यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करंट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो उस दौरान करंट कम होकर 0 हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं करंट की। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC है। तो करंट क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर ले। सो इक्वेशन नंबर ए को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट कर ले। चलें स्टूडेंट्स, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर भी आपके पास हो रहेगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC। अब डी क्यू बाई डी टी होता है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। सिमिलरली हमारे पास ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इंटू 1 आ जाएगा क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये क्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ लग जाएगा इस फंक्शन के ऊपर, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC पर डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे। तो इस पर अप्लाई करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एज इट होता है, माइनस टी बाई RC होता है, इनटू अगेन इस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई RC, चूंकि t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाय RC। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाय RC इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय RC। ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q किसके बराबर होता है, कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक CV के, दिस इज CV डिवाइडेड बाय RC इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC। ये सिचुएशन हो जाएगी। इसको यूं भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये C के साथ कैंसिल हो जाएगा, V बाई R आपके पास होता है I, एंड दिस करंट इज एक्चुअली मैक्सिमम करंट I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC। ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर करंट इन चार्जिंग कैपेसिटर। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखें I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई RC, ये करंट की इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। इनिशियली आपने देखा जब टाइम 0 था उस दौरान करंट क्या था, t 0 था, तो I इज इक्वल टू I नॉट था, यानी ये इनिशियल मैक्सिमम करंट था। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली तो प्लेट्स पर तो कुछ भी नहीं था, तो करंट इनिशियली मैक्सिमम था। सिमिलरली जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यानी इनफाइनाइट टाइम तक, जब आप बात करते हैं इनफाइनाइट का मतलब फुली चार्ज कैपेसिटर की, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो करंट को 0 होना चाहिए। तो इधर चेक कर लेते हैं, e पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाय I नॉट 0, देन करंट ऑफ ए सर्किट बिकम्स 0, सर्किट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट और चार्ज को आपने देखा, चार्ज जब मैक्सिमम होगा करंट उस दौरान 0 हो जाएगा। व्हेन Q इज इक्वल टू Q नॉट देन I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, चूंकि सर्किट में करंट मजीद फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर सेट टू बी फुली चार्ज। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। चार्ज आपने निकालना है चार्जिंग में, उसके बाद आपने निकालना है करंट इन ए कैपेसिटिव सर्किट, और फिर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज भी साथ में कर लेते हैं, एनर्जी। यानी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी जरा देख लें, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोरिंग को भी आप चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कैसे चेक करेंगे, वी नो दैट एनर्जी होती है आपके पास हाफ ऑफ C स्क्वायर बाई Q, एनर्जी होती है हाफ ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, दिस इज एनर्जी स्टोरिंग। चूंकि हाफ Q V होता है और Q C V के बराबर होता है, और V बराबर होता है आपके पास Q बाई C, तो दिस इज Q स्क्वायर बाई C, दिस इज एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर। सो अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा E मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q मैक्सिमम यानी Q नॉट स्क्वायर बाई C, जी ऑफ ए कैपेसिटर हाफ Q स्क्वायर C यानी किसी t इंस्टेंट पे, और मैक्सिमम उसकी वैल्यू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस पर डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगी आपके पास, इसको इस पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगी E डिवाइडेड बाई E मैक्सिमम
यानी मैक्सिमम एनर्जी, इसको इस पर डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू ये 1/2 कैंसिल, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट स्क्वायर। यहाँ से आपने ई निकालना है तो ई हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी ई मैक्सिमम इनटू ई मैक्सिमम और डिवाइड हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर पर और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है यहाँ पर इसको, इस चीज़ को यूं भी देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास थी, Q डिवाइडेड बाई यहाँ से निकालें, दिस इस Q नॉट को इधर डिवाइड कर लें और इधर भी होल स्क्वायर ले लें और इधर भी होल स्क्वायर ले लें। सो Q बाई Q नॉट होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये पुट कर लें इधर। सो ये हो जाएगी आपके पास Q स्क्वायर बाई Q नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ई मैक्सिमम इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो इसको भी अपने पास नोट करना है, ये भी आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को कैसे डिस्चार्ज करते हैं। सो चलें इसको ज़रा देख लेते हैं। ये आपके पास ए रजिस्टर और साथ में आपने लगा लिया कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है और ये फुली चार्ज था और इसकी फुली चार्ज था तो इसके मैं चार्ज को क्यू नॉट का रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी T0 पर इसका चार्ज क्यू नॉट था। तो जब T0 था ये फुली चार्ज था कैपेसिटर, इस फुली चार्ज कैपेसिटर को जब मैं शॉर्ट करता हूँ यानी इसको कनेक्ट करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, तो ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कुछ टाइम T के गुजरने के बाद चार्ज इस प्लेट पर कम हो जाएगा और वो Q जो है इट विल बिकम्स इक्वल टू Q, यानी T0 पर उसकी Q नॉट वैल्यू थी यानी मैक्सिमम वैल्यू थी और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कम होकर Q होगी। तो ये हम डिस्चार्जिंग में अभी इसको स्टडी करते हैं। सो ये चीज़ आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR आपने लिया था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC लिया था। तो नेट पोटेंशियल आपके पास था VR प्लस VC सीरीज में। ये चीज़ भी आपको पता है कि चूंकि जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस फिर पूरे सर्किट का क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी करंट अगेन ड्रॉप होके फाइनल वैल्यू में 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का ख़त्म हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल की जब मैं बात करता हूँ तो सर्किट में इनफाइनाइट टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू VR प्लस VC। अब यहाँ से VR इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ VC। VR किसके बराबर होता है, I इंटू R इज इक्वल टू सॉरी माइनस टाइम, चूंकि VR किसके बराबर है, ये उस तरफ जाके माइनस टाइम VC हो जाएगा। सो IR इज इक्वल टू माइनस VC होता है Q डिवाइडेड बाय C, दिस इज Q डिवाइडेड बाय C। सो यहाँ से करंट निकालें तो करंट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय R, इधर डिवाइड हो जाएगा RC हो जाएगा। अब करंट किसके बराबर होता है, dQ बाई dt इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय RC। अब ये माइनस आपको ये बताता है, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि टाइम के गुजरने के साथ चार्ज प्लेट पर डिक्रीज हो रहा है। सो ये डिक्रीज को बताता है। सो dQ बाई dt इज इक्वल टू माइनस Q बाई RC। यहाँ से आपने टर्म्स अरेंज करनी है, dQ है इधर Q को इधर ले जाएं, dt को इधर ले जाएं। सो ये इक्वेशन ये हो जाएगी dQ डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाई RC और dt इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर लें और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि RC तो कांस्टेंट इस पे नहीं लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिमिट्स का ख्याल करना है आपने, जब टाइम 0 था, T0 था, उस दौरान चार्ज था Q नॉट मैक्सिमम था। जब T के बराबर हुआ उस दौरान चार्ज आपके पास Q की वैल्यू Q होगी। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें तो ये नीचे Q है, ऊपर इसका डेरिवेटिव यानी 1 है। सो Q का डेरिवेटिव क्या होता है, dQ बाई dQ दैट इज 1 मल्टीप्लाई ऊपर 1 आपके पास मौजूद है, 1 होल ना लिखे नहीं जाता इसको। सो इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ Q, ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल हो जाएगा और लिमिट साथ में हो जाएंगी Q से लेकर Q नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई RC इंटू ये इसके साथ कैंसिल कर लें, ये रह जाएगा T और ये हो जाएगा 0 से लेकर T तक इसका लिमिट। अब लिमिट इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट करें तो Q की जगह Q ही पुट कर लें, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो Q की जगह आ जाएगी Q नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास सिचुएशन आ जाएगी माइनस 1 बाई RC इंटू अपर लिमिट T है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये T माइनस 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो जाएगी आपके पास माइनस T बाई RC, यानी इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस T बाई RC। ये दो आपके पास लॉग माइनस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Q डिवाइडेड बाई Q नॉट
दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, ये सिचुएशन हो जाएगी। अब आपको चीज़ चाहिए Q, यानी कितना चार्ज उस पर अभी रह गया है, किसी टाइम गुजरने के बाद डिस्चार्ज हो कितना चार्ज अभी उसका रह गया है, रिमेनिंग चार्ज। सो इसकी जब बात कर रहे हैं, ये निकालने के लिए आपको वही वाला काम करना है, ये नेचुरल लॉग था, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल लिख लें और साथ में ऊपर लिख लें Q डिवाइडेड बाई Q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। अब ये लॉग की एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इसके ऊपर चले जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी। सो इसको यूँ लिख सकते हैं, दैट इज Q डिवाइडेड बाई Q नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, ये सिचुएशन हो जाएगी। इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू Q नॉट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q नॉट टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। सो दिस इज एन इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। When t is equal to 0, यानी इनिशियल टाइम की बात करते हैं, t 0 की बात करते हैं, तो t 0 e पावर 0 1 इंटू e नॉट 1 इंटू v q नॉट। सो q की वैल्यू q नॉट है। सो ये बात ट्रू है, हमने पहले कहा था कि जब t 0 होगा तो कैपेसिटर फुली चार्ज है उस दौरान। फिर जब t इज इक्वल टू आप इन्फिनिटी की बात करते हैं, यानी इनफाइनाइट टाइम गुजरने की बात करते हैं, तो t e पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। सो 0 मल्टीप्लाई Q नॉट 0, सो मीन्स Q उस दौरान फुल्ली डिस्चार्ज होएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू आप ले लेंगे 0। इसका ग्राफ जरा चेक करें, ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा इसका, इस तरफ ले लें आप चार्ज डिस्चार्जिंग यानी चार्ज की वैल्यू और इस एक्सिस पे आप ले लें टाइम को। अब जाहिर सी बात है इनिशियल वैल्यू आप यूँ ले लें इसकी, इनिशियली वो मैक्सिमम वैल्यू था यानी Q नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो डिस्चार्ज होता है और फिर इनफाइनाइट टाइम के साथ इनफाइनाइट टाइम लेता है डिस्चार्जिंग में, क्योंकि t इन्फिनिटी पे जाकर Q 0 होता है, यानी ये चार्ज 0 तब होगा जब ये टाइम इनफाइनाइट होगा। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। अब हम बात करते हैं, ये तो आपके पास आ गया चार्ज, अब बात करते हैं कि करंट कितना होगा, या इसमें एक और चीज़ भी ध्यान में रख लें कि व्हेन केस दिस केस इज इम्पोर्टेंट, व्हेन t इज इक्वल टू आर सी, जब टाइम आपका जो डिस्चार्जिंग का है ये RC के बराबर आ जाए यानी टाइम कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इधर पुट कर लें, T की जगह RC पुट कर लें तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल, ये T RC के बराबर, RC कैंसिल हो जाएंगे तो ये बराबर जाएगा e पावर माइनस 1 हो जाएगा, और e पावर माइनस 1 आपको मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू Q नॉट, e पावर माइनस 1 होता है 0.36 समथिंग इस तरह होता है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 36%, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा 36% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC के बराबर आएगी उस दौरान हम कहेंगे ये 36% कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो गया है, यानी ये आपके पास डिस्चार्जिंग कितनी हुई है इसकी 30, यानी इसके ऊपर जो चार्ज कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज रह गया है वो कितना रह गया है, दैट इज 36% चार्ज, यानी कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं हो, 36% अभी इस पे रिमेनिंग है। सो मीन्स 36% का मतलब ये है शुरू में वो मैक्सिमम 100% था, तो अभी कुछ टाइम गुजरने के बाद वो यहाँ पर, यानी ये वैल्यू ले लेता हूँ, दिस वैल्यू इज RC इज इक्वल टू T, ये कंडीशन है जिस पर ये कैपेसिटर यानी अपनी इनिशियल वैल्यू से 36% ड्रॉप हो गया है, यानी अभी उस पर जो वैल्यू चार्ज की रहेगी है वो 100 में से 36% चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर स्टिल रहेगी। सो इस कंडीशन पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। अब हम बात करते हैं करंट की जी, अब बात करते हैं करंट डिस्चार्जिंग में कितना आपके पास होता है, इसकी इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो एज वी नो दैट चार्ज तो आपको पता है Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC के बराबर होता है। दिस इज इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर फॉर चार्ज, यानी चार्ज की ग्रोथ चेक करने चाहते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन है। फिर आपने ये भी देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लें, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें तो dQ बाई dt इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव ले लें तो Q नॉट पर तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा, इस पर डेरिवेटिव लगेगा d बाई dt ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, दिस वन इज एक्चुअली करंट एंड Q नॉट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेम एज इट एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC, और इनटू इस पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो माइनस 1 बाई RC इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको यूँ भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डिवाइडेड बाई RC एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC, ये सिचुएशन हो जाएगी।
I इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट की वैल्यू होती है आपके पास, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, दैट इज सी वी डिवाइडेड बाई आर सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, ये हो जाएगा, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, V बाई आर होता है करंट एंड दैट करंट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर करंट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, माइनस टी रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये करंट डिक्रीज करेगा। अब हम इसकी इक्वेशन को जरा देखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t की 0 की बात करते हैं तो देन करंट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी करंट की मौजूद होगी, यानी जब t की 0 वैल्यू होगी तो करंट उस दौरान मैक्सिमम होगा। जब हम इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल करंट उसके अक्रॉस सर्किट में मैक्सिमम था। अब हम जब बात करते हैं व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो करंट आपके पास हो जाएगा 0, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। सो दिस इज एक्चुअली इन बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट ऑलवेज 0, यानी हमेशा t इन्फिनिटी पर, चाहे वो चार्जिंग हो चाहे वो डिस्चार्जिंग हो, उस दौरान आपके पास करंट हमेशा डिक्रीज करता है। चार्जिंग में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करता है चार्ज, और करंट उस केस में डिक्रीज करता है इन केस ऑफ चार्जिंग, दिस इज फॉर चार्जिंग। इन डिस्चार्जिंग चार्ज भी डिक्रीज करता है और करंट भी डिक्रीज करता है, क्योंकि चार्ज भी 0, वो अभी आपने पिछली इस इक्वेशन में देखा कि t इन्फिनिटी लेंगे तो चार्ज आपके पास 0 हो जाएगा। सो इन्फिनिटी पे चार्ज भी 0 होता है और करंट भी 0 होता है। सो डिस्चार्जिंग में ज़हन में रखना है आपने, करंट हमेशा दोनों केसेस में डिक्रीज करता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज। अब बात करते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड की। तो एनर्जी स्टोर्ड की इक्वेशन पिछले वाली है, वो आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड की, कि एज वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू C, energy is equal to Q square divided by 2 times C. This is energy stored in capacitor. So maximum energy कब होगी, जब आपके पास Q square divided by Q की मैक्सिमम वैल्यू, Q नॉट की मैक्सिमम, Q की यानी मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट आपने ली है 2 times C, तो इसको इस पर डिवाइड कर लें तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी E डिवाइडेड बाय E नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट स्क्वायर, चूंकि ये 2C के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये E नॉट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एंड E इज इक्वल टू E नॉट इनटू व्हाट इज Q बाई Q नॉट स्क्वायर, Q बाई Q नॉट स्क्वायर, यानी इस टर्म को इधर डिवाइड कर लें और इधर भी होल स्क्वायर ले लें और इधर भी होल स्क्वायर ले लें, सो इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 टाइम्स T डिवाइडेड बाय RC। सो दिस इज ए इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो ये था आपके पास टॉपिक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें आपने चार्ज को देखा कैसे मतलब टाइम के साथ चेंज होता है, कितना रिमेनिंग रहता है, और फिर करंट को देखा, करंट कितना डिक्रीज करता है, और फिर आपने एनर्जी को देखा। अब देखें करंट की भी आप वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इसके लिए भी आप ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं, इसके लिए भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ये आपका होम टास्क है, इसको आपने ट्राई कर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के केस में। सो आपको ये पता होना है कंपैरिजन बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग की इक्वेशन आपने देखी थी एज Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC, ये इक्वेशन थी। सिमिलरली आपके पास डिस्चार्जिंग की थी Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC, ये दो इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इसको ज़रा समझते हैं कि RC पर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे डिपेंड करती है। सो इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको ये देता हूँ। जब कभी भी याद रखिएगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ RC, लार्ज वैल्यू ऑफ RC, जब भी RC की वैल्यू बड़ी होगी, RC की वैल्यू रेजिस्टेंस के बढ़ाने से भी बढ़ सकती है, कैपेसिटेंस के बढ़ाने से भी बढ़ सकती है, या दोनों बढ़ा लें तो फिर भी RC की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब RC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस दौरान याद रखिएगा जो चार्जिंग का ग्रोथ रेट है उसको ज़रा स्टडी करेंगे, इसको ज़रा देखें। दिस इज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड दिस इज़ ए टाइम कांस्टेंट एंड ओरिजिन। तो ये आपके पास मैक्सिमम चार्ज है, तो हम चेक करेंगे लार्ज वैल्यू ऑफ RC के लिए चार्जिंग का ग्रोथ रेट क्या है, इस चीज़ को ज़रा स्टडी करते हैं। तो RC को कैसे बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, या कैपेसिटर बढ़ा सकते हैं, या दोनों को बढ़ा सकते हैं, यानी दोनों 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती है। इसकी मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ। लेट आपके पास एक पानी की टैंकी है, इस पानी की टैंकी के ऊपर लगा हुआ है वॉल। अब ये वॉल है जिसकी मदद से आपने इसको भरना है। जब इसको भरेंगे तो मीन्स दिस इज ए चार्जिंग। कैपेसिटर की भी ये मिसाल है। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें आप, तो जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे यानी बड़ा टैंक ले लें, तो कैपेसिटी बढ़ाने से भी RC बढ़ता है। तो जब बड़ा टैंक होगा तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा चार्जिंग में,
यानी सिंपल इज दैट कैपेसिटेंस में अगर आप टैंक को बड़ा करते हैं यानी कैपेसिटी इसकी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ाने से ये टाइम भी ज़्यादा लेगा फुल होने में। सिमिलरली कैपेसिटर की भी ये मिसाल है, कैपेसिटेंस ज़्यादा करने से आरसी बढ़ता है, आरसी बढ़ने से चार्जिंग में वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो उसका ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा, यानी वो टाइम ज़्यादा लेगा, यानी दिस इज ए फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी, लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी। सिमिलरली ये तो कैपेसिटेंस बढ़ाई, आपने रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, यानी आपने कैपेसिटेंस इतनी रखी हुई है, यानी कैपेसिटी इतनी है टैंकी की, आपने वॉल को हल्का रखो यानी टाइट रखो, रेजिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा रखी हुई है, पानी कम आ रहा है इसमें, तो जब पानी कम इसमें आएगा तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा भरने में। सिमिलरली जब रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे फिर भी आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों को ज़्यादा कर दें, टैंक भी बड़ा ले लें और ऊपर से उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा कर लें। एक तो ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ऊपर से आप उसमें पानी भी एक एक दो बूंदें आ रही हैं, सो मीन्स वो भरने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो जिसकी आरसी वैल्यू ज़्यादा होगी वो टाइम चार्जिंग में ज़्यादा लगेगा। सो कीप इन माइंड दिस कर्व इज़ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी। सिमिलरली अगर आरसी की वैल्यू कम हो, यानी आपने अब टैंक लेना है छोटा, यानी कैपेसिटी कब आपने कम कर ली, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कम कर ली और साथ में रेजिस्टेंस भी कम कर ली, यानी ऊपर से टूटी भी आपने जो है वो नलका जो है वो फुल खोल दिया। फुल खोलेंगे मींस रेजिस्टेंस उधर से भी कम कर दी और एक कैपेसिटी भी कम कर ली, यानी दोनों को आपने कम किया तो एज ए होल आरसी फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। आरसी वैल्यू जिसकी कम होगी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ फॉर आरसी कैपेसिटर इजीली और जल्दी चार्ज हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। दिस कर्व इज एक्चुअली फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, जब आरसी की वैल्यू कम होगी कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जब आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी कैपेसिटर लेट चार्ज होगा, यानी टाइम ज्यादा लेगा। दिस कर्व फॉर लार्ज, दिस कर्व फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग की मिसाल ये है कि अब आपने ये भर दिया, चार्जिंग कर दी, यानी टैंकी आपने फुल कर दी, अब आपने इसको डिस्चार्ज करना है, यानी इसको खोलना है, यानी इसमें से पानी को एग्जिट करवाना है। तो यहाँ पर आप इसकी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बिल्कुल फुल खोलेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और बिल्कुल टाइट रखेंगे तो मतलब रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होगी। तो मीन्स आरसी को आप ऐसे रेजिस्टेंस को ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैपेसिटेंस को इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा लें, छोटा टैंक बड़ा टैंक इस तरह ले लें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी की बड़ी वैल्यू यानी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, नीचे से ये जो नलका है ये बहुत टाइट रखा हुआ आपने, कैपेसिटी भी ज्यादा है यानी बड़ा टैंक है, तो उस दौरान ये आरसी एज ए होल ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्चार्जिंग में वो ज्यादा टाइम लगेगा। सो मीन्स इसका ग्राफ अगर स्टडी करेंगे, सो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम चार्ज Q0 एंड दिस इज एक्चुअली टाइम टेकन टू डिस्चार्ज। सो शुरू में उसका मैक्सिमम वैल्यू था तो वो उसका ग्राफ कुछ यूं होगा, यानी दिस इज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी, यानी ये इसको यूं ले लें, दिस इज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी, यानी इसके लिए आरसी की वैल्यू ज्यादा है, यानी ये एकदम से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, यानी ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है डिस्चार्जिंग में, क्योंकि इसकी आरसी की वैल्यू ज्यादा है, आपने टूटी भी सही टाइट रखी हुई है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और टैंक भी बड़ा है, तो खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं हम कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी की, यानी आप आरसी को कम कर लें, ये नलके को भी फुल खोल दें, रेजिस्टेंस कम कर दें और कैपेसिटी यानी टैंक भी छोटा हो तो इजीली जल्दी आपके पास खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी है उसके लिए एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कम टाइम में, ये देखें इतने टाइम में ये डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहा है। सो मीन्स दिस कर्व इज फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स आप कैपेसिटर हमने पढ़ चुके हैं, तो कैपेसिटर में दो चीज़ें हमने जहन में रखनी है। अगर दो क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे, चले उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यूँ पूछ सकता है कि अगर आपके पास चार्जिंग ग्रोथ को आप चेक करना चाहते हैं तो वो कैपेसिटर 100% चार्ज क्यों नहीं होता और 100% डिस्चार्ज क्यों नहीं होता। सो लेकिन अब ये आपसे वाई कैपेसिटर will never discharge or charge, यानी चार्ज डिस्चार्ज जो है 100%, यानी 100% क्यों चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वाई कैपेसिटर
गेट डैमेज। यानी बाद सर्किट में आप कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर जल जाता है, इसकी क्या रीज़न है? ये दो चीज़ें हम इनका इसका भी आंसर करते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान में रखें, वाई कैपेसिटर विल नेवर 100% चार्ज एंड डिस्चार्ज। ग्रोथ में या जितने भी हमारे पास RLC सर्किट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उसमें कैपेसिटर जो चार्ज होता है इट विल नेवर गोज टू 100%। अब वो 100% क्यों नहीं होता, इस चीज़ को ज़रा देखें। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है 9 वोल्ट तक स्टोर करना पोटेंशियल को। आप इसको किसी बैटरी के साथ लगाएंगे, जो बैटरी कितनी की है, 9 वोल्ट की है, तो 9 वोल्ट वाली बैटरी है, तो जैसे ही इसके साथ लगाएंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो स्टोर्ड होगा इट विल बी 9 वोल्ट। लीकेज करंट को इग्नोर कर लें, तो इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट हो जाएगा, बैटरी का भी 9 वोल्ट है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटर इज सेट टू बी फुली चार्ज। इस दौरान तो ये 100% चार्ज होगा। वेन एवर देयर इज नो रेजिस्टेंस, कीप इन माइंड 100% उस टाइम चार्ज होगा जब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी कनेक्शन में, तो उस दौरान ये 100% चार्ज होगा। अब मैं एक काम करता हूं, ये 9 वोल्ट तक स्टोर्ड कर सकता है, मैं एक काम करता हूं, इसमें एक रेजिस्टर लगा लेता हूं। जब इसमें मैं रेजिस्टर लगाऊंगा तो कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप होगा और कुछ इसके क्रॉस जाएगा। टोटल पोटेंशियल आपने पढ़े हैं कि V1 प्लस V2 ये सम होता है। रेजिस्टर लगाने से कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस, लेट इसके क्रॉस 2 वोल्ट जो है ड्रॉप हो गया है, सो 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गए, तो इस पर सेम पोटेंशियल के लिए वोल्टेज आएगा 7 वोल्ट, क्योंकि 7 + 2 9, तो तब पोटेंशियल सर्किट का सेम होगा जो बैटरी का है, तो कैपेसिटर में मजीद चार्ज स्टोर्ड नहीं हो सकेगा। उस दौरान आप बोलोगे कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है, 9 वोल्ट के हिसाब से, तो जब 7 वोल्ट के हिसाब से स्टोर्ड हुए, तो ये 7 वोल्ट का मतलब ये है ये 100% नहीं चार्ज हुआ, इसको तो 9 वोल्ट तक जाना चाहिए था, लेकिन ये 7 वोल्ट तक गया है। इट मींस दैट जब भी रेजिस्टेंस लगाते हैं कैपेसिटर विल नेवर गोज टू 100%। सिमिलरली डिस्चार्जिंग का ज़हन में आपने रख लेना है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग 100% इस वजह से नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज ए रेजिस्टर एंड सम ऑफ द पोटेंशियल विल बी ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। जब रेजिस्टर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, इग्नोर करेंगे, देन कैपेसिटर विल बी 100% चार्ज एंड डिस्चार्ज। नाउ अनदर थिंग इज व्हाई कैपेसिटर गेट डैमेज, यानी कैपेसिटर क्यों डैमेज कर जाता है, इस चीज को जरा देखें। कोई भी आपके पास कैपेसिटर हो, लेट्स सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस जो आपने रखा हुआ है बीच में वो है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, अब जाहिर सी बात है आपको मैंने बताया कि यूनिवर्स में ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में, रियल वर्ल्ड में जब भी हम बात करते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल 100% या आइडियल सिचुएशन में होते हैं। रियल वर्ल्ड में वो जब आप एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंडक्टिव बन जाते हैं। जब वो कंडक्टिव बनते हैं तो ये चार्ज को अलाउ करते हैं, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज और एकदम से ये डैमेज हो जाता है। सो मीन्स हम यहाँ पर आपको ये चीज़ बताएंगे ये इस तरह क्यों होता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली, हर कैपेसिटर के लिए एक डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वोल्ट पर मीटर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये हर कैपेसिटर की अपनी होती है और ये कांस्टेंट होती है, ये ध्यान में रखनी है, हर डाइइलेक्ट्रिक की अपनी होती है। अब डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या चीज़ है, बेसिकली इसको जरा समझें। डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से ये मुराद है कि दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू ऑफ, इसको नोट कर लें, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in which dielectric withstand without breakdown। कीप इन माइंड, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, कंडक्टिव होने, यानी कंडक्टिव ना हो, डाइलेक्ट्रिक ही रहे, कंडक्टिव ना बन जाए। ये वो वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये हर मटेरियल की अपनी होती है। ये वो वैल्यू होती है कि इतनी हद तक ये फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड को रेजिस्ट करेगा, बर्दाश्त करेगा, यानी इस हद तक ये डाइलेक्ट्रिक ही रहेगा। इससे अगर वैल्यू इंक्रीज करेंगे इट विल बिकम कंडक्टिव। जब ये कंडक्टिव बनेगा तो हम उस वोल्टेज को या उस स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी जब वो कंडक्टिव बन जाएगा उस वोल्टेज को हम कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और उससे पहले जितनी वो फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब, यानी जितनी वो रेजिस्ट कर सकता है, जिस हद तक वो डाइलेक्ट्रिक रह सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसकी मैं आपको आसान मिसाल देता हूं। लेट आपके पास है एयर, एयर की डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁻⁷
वोल्ट पर मीटर। ये एयर की हमारे पास होती है डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स की सेपरेशन मैंने रखी हुई है लेट 10⁻⁵ मीटर, यानी क्लोज रखे हुआ है। जब 10⁻⁵ मीटर मैंने रखी हुई है तो इसको जब मैं इसका पोटेंशियल जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो कैसे निकालूंगा, तो वो सिंपल आप इस फील्ड स्ट्रेंथ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें। सो 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये इसमें से कैंसिल होकर ये हो जाएगा 3×10⁻2 एंड दैट इज 300 वोल्ट। सो इसका मतलब है 300 वोल्ट इस कैपेसिटर के लिए जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल एयर आपने यूज किया, ड्राई एयर यूज की है, और उनकी सेपरेशन आपने 10⁻⁵ रखी हुई है, यानी इतनी सेपरेशन पर ऐसा कैपेसिटर 300 वोल्ट तक आपको एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे बिहेव करेगा। अगर आप 300 वोल्ट से एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा करेंगे, यानी 320 310 इस तरह करते हैं, सो इट विल बी डैमेज। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ए कैपेसिटर या इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अक्सर आप 2 वोल्ट पे चलने वाले कैपेसिटर को 5 के साथ लगाते हैं तो वो जल जाता है, क्योंकि 2 वोल्ट उसका असल में ऑपरेटिंग वोल्टेज है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। आप उससे ज्यादा करेंगे इट विल बी डैमेज। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। Okay students, the most important segment of the lecture capacitor is ETA MCQs. So ETA के कुछ MCQs आपके लिए लाए हैं, आपने इनको खुद सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 में कह रहे हैं टर्म 1/RC एनालॉगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। 1/RC का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट। ये किस क्वांटिटी के एनालॉगस है? रेजिस्टिविटी के, इंडक्टेंस के, डीके कांस्टेंट के या नॉन-नमतीज। तो वीडियो को पॉज करें, सोचें आपने ये किधर देखी है ये वाली क्वेश्चन, यानी ये इसको रिलेट करें। ओके, तो चलें इसको ज़रा देख लेते हैं। हो गया, चलें देखते हैं। आपने ये देखा था कि n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी। दिस इज नोन एज रेडियो। इन टाइम के लिहाज से कितने डिके हो रहे हैं? n नॉट इज द इनिशियल वैल्यू, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट। ये डीके कांस्टेंट है। अब आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में इक्वेशन देखी थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस T/RC। अब जरा गौर करें, इधर आपके पास n है, इधर Q, इधर n नॉट, इधर Q नॉट है, इधर एक्सपोनेंशियल माइनस T भी है, और ये टर्म जो है लैम्डा इज इक्वल टू 1/RC। लैम्डा इज इक्वल टू 1/RC। आप इसको कंपेयर करें तो ये बनती है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट इज डीके कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो कीप इन माइंड डीके कांस्टेंट हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट के होता है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 के ऊपर। एट फुली चार्ज कैपेसिटर सर्किट बिहेव्स लाइक व्हाट। तो जब भी आप कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, ये आपको बताया था, आपको इसका बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट या नन ऑफ दिस। तो सर्किट जब कंप्लीट चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, मींस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। सो एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में आपको कह रहा है यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डैश। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है यह बता दें। वीडियो को पॉज करें, लेक्चर आपने सुना हुआ है तो आप इसका आंसर खुद कर सकते हैं। सो चलें, हो गया, चलें देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहे हैं वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में कह रहे हैं वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी में न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी में कह रहे हैं कूलम मीटर। सो वोल्ट पर मीटर आपको बताया भी था कि इट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल पर मीटर इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इक्वेशन आपको पता है E इज इक्वल टू V/D। ये मशहूर इक्वेशन है इन केस ऑफ कैपेसिटर। सो वोल्ट पर मीटर इज एक्चुअली फील्ड स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है। इन आरसी सर्किट कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज टू 100% इफ, यानी 100% कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कब हो सकता है। कंडीशंस हैं जब R 0 हो या C 0 हो। दूसरी कंडीशन है R 0 C जो है नॉन जीरो हो। तीसरी कंडीशन ये है कि व्हेन R इज जीरो एंड R इज नॉन जीरो एंड C इज नॉन जीरो। चौथी कंडीशन ये है, चौथी कंडीशन को आप लिख लें नन ऑफ दिस। तो इस पे सोचें ज़रा, बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। इसमें अब ये आपको मैंने बताया था कि 100% उस टाइम चार्ज हो सकता है जब कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो जाए। जब रेजिस्टेंस 0 होती है तो उस दौरान आप कहते हैं कि जो पोटेंशियल या जो
चार्ज बैटरी पर आप होता है वही चार्ज उसके अक्रॉस डेवलप होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होता है। आप उसको 100% चार्ज कैपेसिटर कह सकते हैं व्हेन एवर देयर रेजिस्टेंस इज 0। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर नंबर 3 कैपेसिटर का, जिसमें आपने कैपेसिटर की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ग्रोथ ऑफ कैपेसिटर को चेक किया, और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ एनर्जीज के रिलेशन वगैरह देखे आपने, करंट के रिलेशन देखे आपने, चार्ज स्टोरिंग के रिलेशन आपने स्टडी किए, और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी देखी, फिर कंपैरिजन आपने देखा, और फिर आखिर में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसके आंसर किया, जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि कैपेसिटर क्यों डैमेज होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि वाई 100% कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं होता। इसका आंसर आपने दिया था। अब हम बात करते हैं जो आपके होम टास्क की तरफ। आपके लिए बहुत आसान से MCQs लाया है, लेकिन है थोड़ा कंसेप्चुअल, आपने इस पर सोच कर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सो क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हेन T इज इक्वल टू RC विल बी डैश। यानी आपको एनर्जी स्टोर्ड की मैंने इक्वेशन लिखवाई हुई है सारा कुछ, आपने एनर्जी स्टोर्ड बताना है कि RC के बराबर जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है उस दौरान कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, 40%, 50%, 80% एंड 90%। सो आपने इसका आंसर करना है और आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर इंशाल्लाह। इसके अलावा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।